हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। जो होम ऑफिस में जो चैप्टर चल रहा है उसका ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। कुछ पहले मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, रिजल्ट्स जो बचे हुए हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, है ना, होम ऑफिस में से रिलेटेड, वो हम देखेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो सबसे पहले जो रिजल्ट्स बचे उनको हम बात करेंगे। सबसे पहला है लेट g इक्वल्स टू g1 क्रॉस g2 क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस gn, ईच gi इज फाइनाइट एंड g बिलोंग्स टू g। देन देखिए यहाँ पर इससे पहले लेक्चर में जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो बताया गया था वो दो ग्रुप के प्रोडक्ट पे बात किए थे। ये जनरल फॉर्म है ना, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं भाई, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5, ऐसे मैंने n टाइम्स ले लिया, है ना। ये g1 क्रॉस g2 क्रॉस करते हुए क्रॉस gn तक, ठीक है। ये आपका क्या है, g है। वेयर इच gi इज फाइनाइट, जितने भी हैं g1 g2 एंड सो ऑन gn, सबके सब क्या है, फाइनाइट हैं, है ना। और जो भी एलिमेंट आप g से लोगे, ऑब्वियस सी बात है ना, जब आप यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो दो का तो वहाँ से ऑर्डर्ड पेयर में आता है, यानी कि 2 टपल हुआ। अब जब 3 लोगे तो वहाँ पर क्या आएगा, है ना, ट्रिपल में आएगा, यानी कि 3 टपल हुआ। 4 लेंगे तो 4 टपल। ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पर n प्रोडक्ट किए हो, अब n टाइम्स चल रही है ना भाई, तो इस समय जो भी आप एलिमेंट होगा यहाँ से लेंगे वो n टपल के फॉर्म में होंगे। क्लियर है बात। और जो भी आप n टपल में एलिमेंट लिए हो उनकी ऑर्डर क्या होगी, सेम वही कॉन्सेप्ट है। जब उस समय लेते थे, है ना, g1 क्रॉस g2 के सिचुएशन में जो भी आप एलिमेंट लेते थे पेयर में, तो दोनों के जो एलसीएम है ना, दोनों के ऑर्डर के जो एलसीएम है वही उनकी ऑर्डर होती थी। तो इस सिचुएशन में भी सेम वही होगा। जो भी ग्रुप है उनकी ऑर्डर क्या होगी, जो भी आपने एलिमेंट लिया है, सॉरी, उनकी ऑर्डर क्या होगी, जितने भी यहाँ पर है g1 g2 एंड सो ऑन gn, सब के ऑर्डर्स की एलसीएम कन्फर्म है। जैसे मैं Z2 इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। जैसे कि हमने लिया Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z4, यहाँ से आपने एलिमेंट लिया 1, यहाँ से लिया लाइक 2, यहाँ से लिया लाइक आपने ले लिया जैसे 2 फिर से। अब ये 1 to 2 इनकी आपको ऑर्डर पूछी गई है एग्जामिनेशन में। अब ऐसे तो आप सामान्य रूप में तो मुश्किल जाएगा भाई जानना, इसको ऑपरेट करते करते थोड़ी ना उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं टाइम पास होगा। अगर आप इस ट्रिक के थ्रू जाएंगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। कैसे, इनकी ऑर्डर क्या है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से इनकी ऑर्डर 2 है, इनकी ऑर्डर जो है 3 है, इनकी ऑर्डर क्या है, 2 है ना। तो 2, है ना, 3, 2, इनकी ऑर्डर 2, इनकी ऑर्डर 3, इनकी ऑर्डर आपका 2। इन तीनों की एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो 1 to 2 की ऑर्डर कितनी है, 6। मतलब इसको 6 टाइम ऑपरेट करने पर आपको 0 0 0 मिलेगा। कन्फर्म हुआ। तो इस तरह से समझना है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये है g1 क्रॉस g2 इज आइसोमॉर्फिक टू g2 क्रॉस g1 फॉर एनी g1 g2, यानी g1 g2 चाहे अबेलियन हो चाहे नॉन अबेलियन, से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी दो अलग अलग ग्रुप लेते हैं g1 g2, उन सभी के लिए, है ना, g1 क्रॉस g2 आइसोमॉर्फिक टू g2 क्रॉस g1 हमेशा होगा ही होगा। ठीक, यानी कि दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज एज इट इज कॉपीराइट होगा। ठीक, इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, जो प्रोडक्ट है डायरेक्ट प्रोडक्ट वो अबेलियन कब होता है, कौन से सिचुएशन में अबेलियन होता है, तो जब दोनों के दोनों अबेलियन होता है तब। इफ एंड ओनली इफ, है ना, ध्यान रखिए। यानी कि इफ g1 एंड g2 आर अबेलियन देन देयर प्रोडक्ट इज अबेलियन एंड द प्रोडक्ट इज अबेलियन डायरेक्टली इंप्लाइज बोथ आर अबेलियन। इफ एंड ओनली इफ चलता है, ठीक है ना, दिस इज अबेलियन, इफ एंड ओनली, दिस एंड दिस आर अबेलियन। अब इफ एंड ओनली चल रहा है तो अगर आप नॉन अबेलियन अगर ला लें तो ऑब्वियस सी बात है इफ एंड ओनली नॉन अबेलियन ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, g1 क्रॉस g2 इज नॉन अबेलियन, इफ एंड ओनली g1 एंड g2 आर नॉन अबेलियन। ठीक है, मतलब कि दोनों के दोनों अगर नॉन अबेलियन है तो दोनों का प्रोडक्ट नॉन अबेलियन है, प्रोडक्ट नॉन अबेलियन है तो दोनों के दोनों नॉन अबेलियन है। क्लियर हुआ। अब जैसे साइक्लिक ग्रुप की बात करेंगे, जैसे प्रोडक्ट है तो वो साइक्लिक ग्रुप कब होगा, वो सिचुएशन भी हम देख लेते हैं। 5th पॉइंट इसको देखिए, सपोज g1 एंड g2 आर साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर m एंड n रिस्पेक्टिवली। फाइनाइट ग्रुप पे बात कर रहे चल रहे हैं ना, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पे ना, ध्यान रखिए। g1 और g2 दोनों के दोनों साइक्लिक ग्रुप्स हैं, ऑर्डर m एंड n रिस्पेक्टिवली। ये ऑर्डर m का, ये ऑर्डर n का, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है, देन g1 क्रॉस g2 इज साइक्लिक इफ एंड ओनली gcd ऑफ m इक्वल्स टू 1। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या होना चाहिए, दोनों की 1 होना चाहिए, दैट इज m एंड n आर रिलेटिवली प्राइम। सीधी सी बात, या फिर को प्राइम, है ना, ये तो ध्यान रखना है। तो सिंपल ये हुआ कि दोनों के दोनों, देखिए दोनों अबेलियन था तो प्रोडक्ट डायरेक्टली अबेलियन हो रहा था।
बट दोनों साइक्लिक होने से डायरेक्ट प्रोडक्ट साइक्लिक नहीं होता है। प्रोडक्ट साइक्लिक होने के लिए कंडीशन होता है कि इनके और इनके ऑर्डर्स की जो जीसीडी है क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मोटे तौर पे मैं डायरेक्ट शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ और डायरेक्ट इसी को भी याद रखिए, क्योंकि हमें पता है एम ऑर्डर का जो भी साइक्लिक ग्रुप G1 होगा Zn का आइसोमॉर्फिक होगा, जो भी एन ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप G2 होगा है ना Zn का आइसोमॉर्फिक होगा। कुल मिला के G1 क्रॉस G2 इज आइसोमॉर्फिक टू Zm क्रॉस Zn, ठीक है। और ये साइक्लिक होगा, उनके लिए कंडीशन क्या है, उनके लिए कंडीशन है कि जीसीडी ऑफ m इक्वल्स टू 1। तो ये जो है इनके आइसोमॉर्फिक होगा, उनके लिए कंडीशन क्या होगा, जीसीडी ऑफ m इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मोटे तौर पे इसको अच्छे से याद रखिए, Zm क्रॉस Zn इज आइसोमॉर्फिक टू Zmn, या फिर है ना क्या कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप इज अगेन साइक्लिक प्रोवाइडेड, है ना, ऑर्डर ऑफ जो दोनों की जो ऑर्डर्स हैं, जीसीडी ऑफ ऑर्डर्स एग्जैक्टली 1, यानी कि जीसीडी ऑफ m इक्वल्स टू 1। कन्फर्म। लास्ट रिजल्ट देखिए, इफ H1 इज सब ग्रुप ऑफ G एंड H2 इज सब ग्रुप ऑफ G डैश। दो हमने ग्रुप लिया, एक लिया G, एक लिया G डैश, ठीक है। G का सब ग्रुप है H1, ठीक है, G डैश का सब ग्रुप है H2, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सब ग्रुप होगा G क्रॉस G डैश का, ठीक है। ध्यान रखिए, H1 इज सब ग्रुप ऑफ G, H2 इज सब ग्रुप ऑफ G डैश, देन H1 क्रॉस H2 इज सब ग्रुप ऑफ G क्रॉस G डैश। मतलब ये तो समझ आ गया, इनका जो सब ग्रुप है इनका सब ग्रुप, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है इन दोनों के प्रोडक्ट का सब ग्रुप। कन्फर्म। तो जितने भी इससे पहले जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने, जो बचा हुआ था रिजल्ट वो हमने कवर करा दिया है। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं नेट के एग्जाम में, है ना, होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड। वो CSIR नेट पार्ट बी का क्वेश्चन है दिसंबर 2011 का। सबसे पहले देखिए, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम S3 टू Z/6Z, सिमेट्रिक ग्रुप S3 टू एडिटिव ग्रुप Z/6Z। Z/6Z मीन्स क्वेश्चन ग्रुप ऑफ Z रिलेटिव टू 6Z, ठीक है। इनके बीच में कितने होमोमॉर्फिज्म्स पॉसिबल होंगे ये देखना है। देखिए, सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं आपको, S3 टू Z/6Z का मीनिंग क्या है, Z/6Z इज आइसोमॉर्फिक टू Z6। इसका मतलब आपको S3 टू ये ना देख करके सीधा सीधा आप S3 टू क्या देख लीजिए, Z6। तो S3 टू Z6 जितने भी होमोमॉर्फिज्म्स होंगे उतने ही इनके बीच होमोमॉर्फिज्म्स होंगे। अब S3 टू Z6 के लिए फार्मूला बताया गया, याद होगा। काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स का मैंने जो है फार्मूलाज भी सब 17 अलग से फार्मूलाज दिखाए थे, ठीक है ना। तो उसमें भी ये फार्मूला शामिल है Sn टू Zm का, जहाँ पर दिया गया था n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स जो होता है वो होता है 2, 1। कंडीशन है m इज इवन, m इज ऑड, ठीक है। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स 2 and 1, m इज इवन, m इज ऑड। अब n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 रखो, S3 हो गया। m चूँकि यहाँ पर Z6 है, मतलब m6 है, ठीक है ना। तो S3 टू Z6 देख रहे हैं। अब 6 इज इवन तो क्या हो जाएगा, 2, ठीक। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम S3 टू Z6, दैट इज नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम S3 टू Z/6Z इज 2 करके। कन्फर्म है, कितना सिंपल सा था। और देखिए, है ना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया गया है CSIR नेट पार्ट बी का क्वेश्चन है दिसंबर 2013 का। अब एक क्वेश्चन को मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं एज इट इज़ कॉपीराइट हुआ है। ऐसा सोचने में भी अजीब लगता है कि एकदम सेम कैसे कॉपीराइट हो सकता है, बट हुआ है ना 2 साल बाद, है ना। दिसंबर 2011 के बाद जस्ट 2 साल, है ना, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद जो है दिसंबर 2013 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है और सेम वही है S3 टू Z/6Z में कितने होमोमॉर्फिज्म्स होंगे। तो अभी बताया गया भाई, है ना, कितने हैं, 2। ऑप्शन भी वही 6, ठीक है। कन्फर्म हुआ। CSIR नेट पार्ट बी का क्वेश्चन है जून 2018 से लिया गया है। देखिए, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z10 टू Z20, Z10 टू Z20, ठीक है। तो पूछा गया है 0, 1, 5, 10। बस लिखने का जो तरीका है उसको ऐसा ना लिख करके इस फॉर्म में लिख दिया गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वही। तो देख सकते हैं क्वेश्चन बिल्कुल एक ही पैटर्न में आया हुआ है ना, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स करके। तो Z10 टू Z20 याद होगा, बताया गया है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर M टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर N। इसका मतलब Zm टू Zn जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स होता है वो क्या होता है, GCD ऑफ Mn। कन्फर्म। अब यहाँ Z10 टू Z20 बोला गया है तो क्या होगा, GCD ऑफ 10, 20, और 10 और 20 की GCD, यानी दोनों में कॉमन क्या है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना होगा, 10 होगा। कन्फर्म। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z10 टू Z20 इज 10, ठीक है, दोनों में जो कॉमन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा नोट है, ये जो नोट जो है पहले नोट करा देना था लेकिन अभी हम करा रहे हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Zm क्रॉस Zn टू Zr क्रॉस Zs,
जो काउंटिंग्स बताया गया था उसमें आप इसको 18 नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ZM क्रॉस ZN2 ZR क्रॉस ZS के फॉर्म में जब भी रहेगा और यहाँ से यहाँ जैसे Z1 क्रॉस Z2 तो Z3 क्रॉस Z4 में आपको देखना है इस तरह से ना, तो दोनों के बीच में कितने होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल होंगे, दिस टू दिस में। तो GCD ऑफ MR क्रॉस GCD ऑफ MS क्रॉस GCD ऑफ NR क्रॉस GCD ऑफ NS, मतलब आप इन दोनों की GCD है ना, इन दोनों की GCD, फिर इन दोनों की GCD और इन दोनों की GCD को आप मल्टीप्लिकेशन करते जाइए। बिल्कुल लाइन से देख के समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इनकी GCDs का जो प्रोडक्ट मिलेगा वही क्या होगा इनके बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ होमोमॉर्फिज्म्स की जो नंबर्स होगी वो आपको मिल जाएगा। कन्फर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो देखने वाला है, जो कि दिसंबर 2018 में आया हुआ है। द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम A5 टू S4, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑन 5 सिंबल्स टू सिमेट्री ग्रुप ऑन 4 सिंबल्स, ठीक है। तो आप क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ उसी फॉर्म में है, ठीक है, बस यहाँ पर चेंज किया गया। 1, 12, 26 कितने होंगे वो देखना है। देखिए काउंटिंग्स के जो फार्मूलाज बताए गए थे उसके अंदर फिट होता है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट बता सकते हो। अगर फिट नहीं बैठ रहा है तो तरीका बताया गया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, वहीं से जाना है। अब इसके लिए कोई ट्रिक तो है नहीं AN to SN के लिए, तो A5 to S4 यानी AN to SN जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो आप यूज़ करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसके लिए आप क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी आपका हमें देखना है A5 to S4 में, तो ये आपका डोमेन होने वाला है। तो A5 के जितने नॉर्मल सब ग्रुप हैं हमें पता होना चाहिए। A5 इज सिंपल ग्रुप है ना, दैट इज इट हैज़ नो एनी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इनके पास 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होगा, सिंगलटन इटसेल्फ, ठीक। तो कर्नेल की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होगी, तो पहले नॉर्मल सब ग्रुप्स को लिख लेते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ A5 आर सिंगलटन आई एंड A5, ठीक। अब कर्नेल की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होगी। केस 1 हो सकता है कि जो कर्नेल है वो सिंगलटन आई हो, देन है ना G अपॉन कर्नेल ऑफ F, इसका मतलब कि A5 अपॉन सिंगलटन आई, ऑब्वियस सी बात है ना, आइसोमॉर्फिक टू A5, ठीक। और हमें पता होना चाहिए बाई फंडामेंटल थ्योरम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म G अपॉन कर्नेल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू कितना होता है ना, आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ F करके, तो दोनों को मिला दें तो ये आइसोमॉर्फिक होगा इमेज ऑफ F के, ठीक। और इमेज ऑफ F जो होगा वो S4 का सब ग्रुप होगा। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, इमेज ऑफ F इज सब ग्रुप ऑफ S4। इसको मैं अलग से भी लिख सकता हूँ ताकि समझ आ जाए, है ना। वैसे मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में पूरा डिटेल पढ़ा था, है ना। आई होप ये पूरा समझ आ जाएगा। S4 हैज़ अ सब ग्रुप, है ना, ऑफ ऑर्डर फैक्टोरियल 5/20, इसका मतलब 60, यानी S4 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। S5 के पास खुद ज़्यादा, S5 क्या है भाई, सॉरी S4 क्या है, इनकी ऑर्डर कितनी होगी, फैक्टोरियल 4 दैट इज़ 24, यानी इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 24 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। तो 60 ऑर्डर का कहाँ से हो जाएगा, तो ये तो कंट्रडिक्शन हो रहा है। तो कंट्रडिक्शन यहाँ क्यों मिला, क्योंकि हमने कर्नेल ऑफ F सिंगलटन लिया था, ठीक। इसका मतलब केस 1 पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा इफ़ कर्नेल ऑफ F इक्वल टू A5, ठीक है ना। अब फिर G अपॉन कर्नेल ऑफ F इज इक्वल टू A5 अपॉन A5, ऑब्वियस सी बात है, आइसोमॉर्फिक टू सिंगलटन है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू FDGH फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से क्या होता है, G अपॉन कर्नेल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ F, ठीक है। और ये इसके आइसोमॉर्फिक और इमेज ऑफ F का आइसोमॉर्फिक, तो दिस आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ F, है ना। तो अलग से मैं लिख देता हूँ दिस आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ F एंड विच इज सब ग्रुप ऑफ कोडोमेन क्या है S4, ठीक। तो फिर S4 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, S4 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 विच इज सिंगलटन है, बिल्कुल पॉसिबल है और ये सही है ना। अब S4 के पास, है ना, जितने भी सब ग्रुप होंगे, इस लाइन को मैं थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ, इम्प्लाइज S4 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, और ये इम्प्लाई, है ना, जैसे ही सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 मिलता है फिर 1 ऑर्डर के एलिमेंट देखते हो, तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन, है ना, किसमें देखना है आपको, नंबर ऑफ S4 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, उसके बाद फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन S4, ऑब्वियस सी बात है एक ही ठो होगा, और कौन होगा वो, आइडेंटिटी जो भी है वो, ठीक है। तो अब जितने हैं, कितने हैं, एक ठो, ठीक है। तो उतने ही होमोमॉर्फिज्म्स होंगे, इन नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स कितने हो जाएंगे 1,
ठीक, मैंने FTGS जब डिटेल में बताया था वहाँ भी इस बात को क्लियर किया था। तो फाइनली नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम A5 टू S4 इज 1 और वो होगा ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म्स, कंफर्म। तो इस तरह से एग्जैक्टली 1 आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन देखिए, CSI नेट पार्ट सी का क्वेश्चन है जून 2018 का, है ना। ध्यान रखिए पार्ट सी का, इसका मतलब एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकता है आंसर जो है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, लेट G इक्वल्स टू S3 विद अ परम्यूटेशन ग्रुप ऑन 3 सिंबल्स, देन G इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। फिर बोला है देयर एग्जिस्ट्स अ साइक्लिक ग्रुप H सच दैट G मैप्स होमॉर्फिकली ऑन टू H। फिर थर्ड पॉइंट, G इज अ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। फोर्थ पॉइंट, there exists a non-trivial group homomorphism from G to Q plus। Q plus means group of rational numbers, याद रखना प्लस है मतलब कि एडिटिव ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसका जो आइडेंटिटी होगा क्या होगा, 0 होगा, ये भी ध्यान रखिए। तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या बोला गया है, इस पर फोकस करना है। ग्रुप आपको जो दिया गया है वो S3 है, और S3 जो कि परम्यूटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप आप कहते हैं, जो कि नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, इतना तो क्लियर है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बोला है G मीन्स S3, S3 इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, यानी S3 जो है किसी साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होता है। याद होना चाहिए कि साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होते हैं वे साइक्लिक होंगे। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक एंड वी नो दैट साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। इसका मतलब क्या हुआ, इनके जितने भी, इसके जो भी आपने सब ग्रुप लिया है वो अबेलियन है, और जी आपका नॉन अबेलियन, तो नॉन अबेलियन ग्रुप किसी अबेलियन ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हुआ, डिस्कार्ड, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर एग्जिस्ट्स अ साइक्लिक ग्रुप H सच दैट G मैप्स होमोमॉर्फिकली ऑन टू H। देखिए होमोमॉर्फिकली ऑन टू का मतलब क्या है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, कम से कम एक साइक्लिक ग्रुप क्या एग्जिस्ट करेगा H, कि G से H में, यानी G to H में क्या एग्जिस्ट करता है कम से कम एक, है ना, क्या चीज़, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ये उन्होंने पूछा है। तो ऐसा कोई फंक्शन कम से कम एक मिल जाएगा, काम चल जाएगा। तो F फ्रॉम G to H, याद रखिए G से H में कम से कम एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, ये पूछा है। अगर पॉसिबल है तो आंसर हो जाए करेक्ट, अदरवाइज नहीं। ध्यान रखना है G तो आपका S3 है, H जो लिया जा रहा है वो साइक्लिक ग्रुप लेना है। अब सोचिए सबसे ईजीएस्ट वाला साइक्लिक ग्रुप, हमें ये भी पता है प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है साइक्लिक होता है, बेस्ट होगा, हम ऐसे ही अप्लाई करेंगे, ओके है ना। देखिए फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो चुका है, केवल BCD पे काम करना है ना। तो सबसे पहले तो हम सोच रहे हैं कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैंने G का मतलब तो S3 है ही, H जो लिया जा रहा है मैंने ले लिया 1 - 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन, ओके। ये ग्रुप तो दे दिया गया है ना, जो कि नॉन अबेलियन है, लेकिन H 1 - 1 ऑर्डर 2 का ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, और हमें पता है ये क्या होता है, साइक्लिक होता है। अब दोनों के बीच में मैपिंग तैयार किया जा सकता है। देखिए F फ्रॉम S3 टू H डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन किया जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू या f ऑफ सिग्मा इक्वल टू 1 - 1 इफ सिग्मा इज इवन परम्यूटेशन, इफ सिग्मा इज ऑड परम्यूटेशन। इवन परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, याद रखना सिग्मा जो है S3 से आ रहा है, ठीक है। तो S3 के अंदर जो परम्यूटेशंस होते हैं वो इवन और ऑड दोनों परम्यूटेशंस होते हैं। S3 का मतलब क्या है भाई, है ना, I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2, इतना क्लियर है, जिसमें से ये इवन परम्यूटेशन, ये दोनों इवन परम्यूटेशन और ये तीनों ऑड परम्यूटेशन। याद रखना नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशन एंड नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशन सेम इक्वल होते हैं। तो 3 इवन परम्यूटेशन 3 ऑड परम्यूटेशन, इतना तो समझ आ गया। ये तीनों ऑड है ना, इवन परम्यूटेशन और परम्यूटेशन के बारे में आई होप आप जानते होंगे, ठीक है। फिर भी मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ, है ना। ये है कि जो ट्रांसपोजिशन होता है, नंबर ऑफ, इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इवन then that sigma is called या that permutation is called even permutation, और जस्ट अगर odd है तो odd permutation। अब देखिए 1 2 3 है तो 1 2 1 3, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या है, 2 है, इवन है, इसका मतलब इवन परम्यूटेशन। 1 3 2 को क्या लिख सकते हो, 1 3 1 2, ठीक है, ये भी क्या होगा, इवन परम्यूटेशन। लेकिन इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितना, एक ही है, एक मतलब 1 ऑड, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड, इसका मतलब ऑड परम्यूटेशन, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये बाय डिफॉल्ट इवन, ओके। तो इवन जो आइडेंटिटी होता है हमेशा इवन परम्यूटेशन ही होता है, ध्यान रखना है। और ये सारी चीज़ें जो है पहले डिस्कशन करा दिया गया जब सिमेट्रिक ग्रुप पढ़ाया गया था। यहाँ पर तो खैर हम रिवीजन कर रहे हैं, समझिए। अब ये क्लियर हो गया, फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया है S3 टू साइक्लिक ग्रुप में इस तरह से, ओके। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं वो देखना है, बस आपको पता होना चाहिए। इनको अगर मैं ग्राफिकली देखूँ, ये आपका S3 है और ये आपका H है, H में है 1 - 1, ठीक है। जब भी सिग्मा इवन होगा
इवन होगा, यानी इवन परम्यूटेशन होगा। तो आइडेंटिटी है 1 2 3 है और 1 3 2 है, ये तीनों के तीनों तो पूरा 1 पे मैप करेगा, और जो बाकी बचा 1 2 1 3 2 3 वो पूरा इस पे मैप करेगा। तो कोडोमेन के कोई छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज, दैट मीन्स द गिवन फंक्शन ही हमने जो लिया है वो फंक्शन है ना, तो ये जो फंक्शन एफ है वो क्या हो जाएगा आपका ऑन टू, कन्फर्म एफ इज ऑन टू। अब होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। होमोमॉर्फिज्म देखने के लिए हमें पता होना चाहिए ऑपरेशन, ग्रुप ऑपरेशन प्रिजर्व करना चाहिए। तो एफ ऑफ सिग्मा प्लस टाउ है ना, सॉरी इनका ऑपरेशन कंपोजिशन होता है तो सिग्मा कंपोजिशन टाउ इक्वल टू, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन ना, ध्यान रखिए। अब देखिए सिग्मा और टाउ है ना, इन दोनों को कंपोजिट करना है, टारगेट क्या है एफ ऑफ सिग्मा। अब चूंकि एच के ऑपरेशन डॉट है तो डॉट एफ ऑफ टाउ, ये हमारा टारगेट है, ये लाना है। ओके, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं वो देख लेते हैं, है ना, मैं ऊपर में ऐसे कर रहा हूँ ना। तो सबसे पहला केस हो सकता है सिग्मा एंड टाउ और इवन परम्यूटेशंस, ठीक है, दोनों के दोनों इवन परम्यूटेशन है। तो हमें पता होना चाहिए अगर सिग्मा टाउ दोनों के दोनों इवन परम्यूटेशन है तो सिग्मा कंपोजिशन टाउ, सोचो इवन ये जो है इवन परम्यूटेशन, ये भी इवन परम्यूटेशन, मतलब सिग्मा में नंबर ऑफ जो इवन क्या बोलते हैं ट्रांसपोजिशन होगा इवन होगा, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन, तो दोनों टकराएगा तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन फिर से क्या आएगा इवन आएगा। इसका मतलब ये फिर से क्या हुआ इज इवन परम्यूटेशन। इतना क्लियर? तो पहला सिचुएशन ये हुआ। अब एफ ऑफ सिग्मा कंपोजिशन टाउ जब लेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या आ जाएगा 1, ठीक। अब एफ ऑफ सिग्मा तो ऑलरेडी 1 है, एफ ऑफ टाउ भी 1 है। अब बोलेंगे ये कैसे भाई, ये इवन है इसलिए 1, ये इवन इसलिए 1 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब एफ ऑफ सिग्मा कंपोजिशन टाउ को 1.1 लिखा जा सकता है 1 को, इसका मतलब एफ ऑफ सिग्मा एफ ऑफ टाउ हो गया एफ इज होमोमॉर्फिज्म। पहले केस में ऐसा नहीं कि एकदम उत्साह के चक्कर में, अभी बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो इस केसेस में तो क्लियर हो गया। और देखते हैं आगे सेकंड केस। हो सकता है कि देखिए दोनों इवन परम्यूटेशन हुआ, हो सकता है दोनों में से कोई एक इवन है एक ऑड है, इवन ऑड या ऑड इवन, ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों ऑड परम्यूटेशंस हों, ठीक है ना, 4 केसेस पॉसिबल हैं। तो फिर सिग्मा इज इवन परम्यूटेशन एंड टाउ इज ऑड परम्यूटेशन। अब सोचिए सिग्मा इवन परम्यूटेशन है तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड है, ठीक है। अब जब टकराएगा तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड ही होगा, इवन और ऑड है ना, जब टकराएंगे सोचिए ना, जैसे इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 2 है, इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 1 है, तो 3 ठो होकर के क्या आएगा ऑड हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम देखें तो ये ऑड परम्यूटेशन में कन्वर्ट होगा, सिग्मा कंपोजिशन टाउ इज ऑड, इसका मतलब ये मैप करेगा -1 पे। अब ये इवन है तो ये 1, लेकिन ये -1, ठीक है ना, तो ओवरऑल -1 था, इसको क्या लिख सकते हैं 1.-1 लिख सकते हैं। और ये क्या हुआ एफ ऑफ सिग्मा एफ ऑफ टाउ। अब भी हो गया ना भाई, यहाँ से ये इंप्लाई हो रहा है, मतलब अभी भी तो क्या हो गया एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अच्छा यहाँ पर इसको ऑड अगर ले, थर्ड केस इसको इवन ले तो क्या होगा सेम भाई, अगर दोनों में से अल्टरनेट है एक ऑड इवन तो इवन ही हो, तो ये ऑड ही होगा ना। और ये मैप करेगा -1, ये 1 है ना, ये -1 हो जाएगा ऑड के वजह से, ये इवन के वजह से है ना, -1 और ये 1 होगा, सेम वही -1 को 1.1 लिख सकते हो। तो फिर से ऐसे लिखेगी नहीं, अभी भी एफ इज होमोमॉर्फिज्म हो। लास्ट केस फोर्थ केस क्या होगा, दोनों के दोनों ऑड परम्यूटेशन है, सिग्मा इज ऑड टाउ इज ऑड, ठीक है, ये फोर्थ केस होगा। तो सिग्मा कंपोजिशन टाउ, सोचिए एक ऑड परम्यूटेशन है तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड, एक ऑड परम्यूटेशन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड, लेकिन जब दोनों टकराएगा तो क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। जैसे कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन का मतलब हुआ लाइक है ना 3 है, उधर भी नंबर 3 है, समझो 3 और 3 कितना हो गया, दोनों जब एक साथ मिले तो 6, ये हो सकता है 3 है 1, 3 1 कितना हो 4। लॉजिकली आप समझ पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है ना, ठीक है। तो ये होगा आपका इवन, तो फिर इवन है इसका मतलब 1। अब ये -1 है ये -1 है, अब सोचिए क्या होगा ये 1, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ -1 × -1, इसका मतलब एफ ऑफ सिग्मा एफ ऑफ टाउ। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में भी लागू हो रहा है, दैट मीन्स ग्रुप ऑपरेशन प्रिजर्व हो रहा है। फाइनली एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो क्या हुआ, हम देख पाए ना कि जी से एच में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है ना, जी आपका S3 था, एच आपका साइक्लिक ग्रुप था, तो कम से कम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कहीं, बस हो गया, ठीक। तो आपका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। थर्ड पे बात कर लेते हैं, जी इज अ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, ठीक है। जी प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप में क्या लिखा जा सकता है,
प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप, यानी डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं मोटे तौर पे कहें तो, प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज आइदर साइक्लिक और अबेलियन। मोटे तौर पे कहें तो अबेलियन तो हमेशा होना ही है, ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, और जी आपका S3 है जो कि नॉन अबेलियन ग्रुप है। नॉन अबेलियन ग्रुप कैन नॉट बी, है ना। अब प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट जो है अबेलियन है और जी आपका नॉन अबेलियन, तो नॉन अबेलियन क्या अबेलियन के रूप में होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, तो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया ना भाई, इसका प्रोडक्ट अबेलियन ग्रुप बनेगा जो कि नॉन अबेलियन कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। लास्ट डी है, देयर एग्जिस्ट्स नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to Q+। Q+ क्या है? एडिटिव ग्रुप ऑफ आपका रैशनल नंबर्स। ओके, देखिए वैसे काउंटिंग के लिए फार्मूला बताया गया था बहुत सारे। नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म लिखा है ना, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म तो जानते ही हैं, एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह होता है ना, जो कि कोडोमेन की आइडेंटिटी पे मैप करता है केवल। अब देखिए नॉन ट्रिवियल मतलब कम से कम एक नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है क्या? अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ट्रू, अदरवाइज फिर फॉल्स हो जाएगा ऑप्शन। याद रखना जी आपका S3 है, Q+ आपका ग्रुप ऑफ, है ना, आपका रैशनल नंबर है। अब दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है कैसे बताएंगे? सबसे बेस्ट होता है काउंटिंग के लिए, अगर फार्मूला नहीं है डायरेक्ट तो बेस्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, उसके थ्रू जाइए, ठीक है। तो हम ये यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले तो क्या देखा जाता है, हमें देखना है G से Q में ना, ध्यान रखना इसमें देखना है। तो G आपका डोमेन हुआ, Q आपका कोडोमेन हुआ। G आपका डोमेन है तो G के जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप हैं, G क्या है? S3, है ना। नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ S3 आर क्या क्या होंगे? देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ S3, नेमली सिंगल्टन आई, A3 इटसेल्फ S3, है ना, ठीक है। सिंगल्टन आई होगा, A3 होगा, S3 होगा। तो केस 1 जो बनेगा, सबसे पहला क्या क्या लेना होता है तीनों में, है ना। कर्नेल हम चॉइस करते हैं ना, कर्नेल हो सकता है ये, हो सकता है ये, हो सकता है ये, ठीक। कंट्राडिक्शन मिलेगा तो ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देंगे। तो इफ़ कर्नेल ऑफ F इक्वल्स टू सिंगल्टन आई, देन ऑब्वियस सी बात है G अपॉन, है ना, कर्नेल ऑफ F इक्वल्स टू G मीन्स S3, कर्नेल मीन्स सिंगल्टन आई विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू S3, ठीक। और बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या बोलता है? G अपॉन कर्नेल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू आपका इमेज ऑफ F, ठीक। ये इनके आइसोमॉर्फिक, ये इनके आइसोमॉर्फिक, तो मोटे तौर पे कहें तो क्या हो जाएगा? S3 इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ F, और इमेज ऑफ F जो होगा मतलब रेंज सेट ऑफ F जो होगा, है ना, विच इज सब ग्रुप ऑफ कोडोमेन, ठीक। Q हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, S3 का ऑर्डर 6 है ना, Q हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। याद रखना है S3 इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप, दैट इज Q हैज़ अ नॉन अबेलियन सब ग्रुप। इतना तो कंफर्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि Q आपका अबेलियन ग्रुप है, एंड वी नो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे अबेलियन होंगे, ओके। S3 क्या है? नॉन अबेलियन। तो भाई इस अबेलियन ग्रुप के पास क्या नॉन अबेलियन सब ग्रुप होगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब यहाँ कंट्राडिक्शन हो रहा है, तो कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? आपने ये लिया था तो, यानी पहला केस, फर्स्ट केस इज नॉट पॉसिबल। सेकंड क्या हो सकता है? कर्नेल ऑफ F हो सकता है कि A3 होगा, ठीक। कर्नेल आपका A3 होगा, है ना, सेम वही प्रोसीजर है, G अपॉन कर्नेल ऑफ F, S3 अपॉन सिंगल्टन, सॉरी यहाँ पर A3 हो जाएगा, S3 अपॉन A3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, ठीक। तो Z2 इज सब ग्रुप ऑफ, है ना, ये हो गया। तो ये तो समझाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है ना, ये हुआ आपका डायरेक्ट समझ आया। एंड दिस आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ F बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म विच इज सब ग्रुप ऑफ Q। Q हैज़ अ, इस लाइन का मीनिंग क्या है? Q हैज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। देखिए Q के पास 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, अगर Q स्टार डॉट रहता तो इनके पास यह सब ग्रुप होता है 1 माइनस में, लेकिन ये Q प्लस है भाई, प्लस के रिस्पेक्ट में 2 ऑर्डर का कभी भी सब ग्रुप मिल ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। याद रखना Q प्लस के पास या तो सिंगल्टन होगा, है ना, Z प्लस Q प्लस के रूप में इनके सब ग्रुप होंगे, कभी भी इस फॉर्म में सब ग्रुप नहीं हो सकता है। कई चीज़ें लॉजिकली समझ आ जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड होना फिर से, ठीक। क्लियर हुआ? तो अब थर्ड केस बचा एकमात्र, कर्नेल ऑफ F इक्वल्स टू हो सकता है S3। अगर S3 है तो यहाँ पर S3 होगा विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू सिंगल्टन है, या Z1 लिख सकते हो, ठीक। अब
ये तो कोई शक की बात नहीं, क्यू हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 विच इज़ सिंगलटन, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या है, क्यू हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, फिर तुरंत उसी ऑर्डर का, 1 ऑर्डर के ही आप एलिमेंट देखते हो क्यू में, तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन क्यू कितने हो जाएंगे, 1। ठीक, और वो होगा आइडेंटिटी। ठीक, जो भी होगा, है ना, जैसे आइडेंटिटी होगा क्यू के पास 0, ऑब्वियस सी बात है, कोडोमेन क्यू, इसके पास आइडेंटिटी होगा 0। ठीक है, 1 ऑर्डर, क्या इस लाइन का मतलब समझ आ रहा है ना, क्यू हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, फिर उसी ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, 1, उसके बाद फिर एक ठो एलिमेंट जो होगा वो 0 है, फिर तुरंत जो होमोमॉर्फिज्म होगा वो क्या होगा, 0x। ठीक, एंड 0x इज अ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, confirm, that means there exists only trivial group homomorphism from G to Q, there doesn't exist any non-trivial group homomorphism from G to Q plus, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड। ठीक है ना, तो इस तरह से ACD डिस्कार्ड है, पार्ट सी का था बट एक ही ऑप्शन करेक्ट है और वो है बी। ठीक है, तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आगे हम रिंग थ्योरी जो था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।